नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजू लता में आपका स्वागत है। और इसके पहले वीडियो में हमने उपभोग फलन को पढ़ा था। उपभोग फलन को सूत्र रूप में, समीकरण के रूप में पढ़ा था और हमने ये कहा था कि हम इसके वक्र के रूप में या आरेख के रूप में, चित्र के रूप में हम अगले पार्ट में इसको समझेंगे। तो आज हम उपभोग फलन को समझाएंगे डायग्राम के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा। तो आइए, इससे पहले हमने पिछले वीडियो जो पढ़ा था उसको मैंने बताया था कि एक उपभोग फलन सरल रेखा के रूप में है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न ये था और दूसरा प्रश्न था कि समग्र पूर्ति रेखा समता रेखा 45 अंश का कोण बनाते हुए रेखा जो है वो y बराबर CS कैसे होगी। तो आइए आज हम हल कर लेते हैं कि हम इसको कैसे बताएंगे। हमने आपको बताया था कि जो MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा y इज इक्वल B, और B क्या थी इसमें हमें आपको बताया था कि जो A प्लस BYD है, इसमें A जो है वो स्वायत्त उपभोग है, यानी ये I से संबंधित नहीं है। चाहे I हमारी 0 हो या बिल्कुल ना हो, शून्य हो, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। ये स्थिर चर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है और इसको हम A से शो करते हैं, A से हम इसको दिखाते हैं। और ये हमारा जो B है ये प्रेरित उपभोग है, इसको इंडस्ड कंजप्शन बोलते हैं। और ये जो है I से प्रभावित होता है, I के बढ़ने के साथ बढ़ता है और I के घटने से ये घटता है। इसी प्रकार से प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजल इनकम कैसी होती है, जो हमारी आमदनी होती है उसमें से हम टैक्स को निकाल देते हैं तो जो बचती है शेष वो हमारी प्रयोज्य आय कहलाती है। तो हमने इस तरीके से इसको, इस पूरे समीकरण को समझ लिया था इसको, जो कि आपके बहुत ही काम में आगे आने वाला है। आइए हम इसको एक चित्र के द्वारा आप समझ लेते हैं। देखिए, हमने ये यहाँ पर एक ये फिगर बनाया, ठीक है। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। यहाँ हम दिखा देते हैं C यानी कंजप्शन और यहाँ हम दिखाते हैं y, ठीक है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमारा उपभोग कितना है, जो हमारा स्वायत्त उपभोग है वो है 100 नहीं 50 है। देखिए, जैसे हमारा जो स्वायत्त उपभोग है वो कितना है 50 है। तो हम अब जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं समग्र पूर्ति रेखा समता रेखा जो 45 अंश का कोण बनाती है वो C प्लस S कैसे होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर ये मूल बिंदु से एक लाइन खींच लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए 45 अंश का कोण बना रही है, ये बना रही है ना 45 अंश का। इसको हम बताएंगे कि y बराबर है ये C प्लस S, ठीक है। ये समग्र पूर्ति रेखा है और इसको क्या कहते हैं, इसको समग्र पूर्ति रेखा को, इसे समग्र आय रेखा भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं, इस रेखा को समग्र पूर्ति रेखा और समग्र आय रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। और इसका जिसमें उपभोग यानी कंजप्शन और बचत को, सेविंग्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे है। यानी हम ये देखते हैं कि जब स्वायत्त उपभोग है, यानी यहाँ पे जो आय है वो कैसी है, ये शून्य है। बिल्कुल आय कैसी है, यहाँ पे शून्य है ना यहाँ पर आय, लेकिन फिर भी उपभोग तो हो ही रहा है। क्या हो रहा है, स्वायत्त उपभोग वो जरूर होगा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है ना, अनिवार्य है। तो ये स्वायत्त उपभोग अवश्य होगा। तो देखिए, स्वायत्त उपभोग को हम क्या कहते हैं, स्थिर चर मान लेते हैं, है ना। स्थिर चर है ये, क्योंकि जहां से ये स्वायत्त उपभोग शुरू होगा वहीं से हमारा उपभोग फलन, वहीं से हमारा क्या शुरू होगा, उपभोग फलन हमारा शुरू होगा, ठीक है। ये हमारा उपभोग फलन यहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए, आय यहाँ पर शून्य है, लेकिन हमारा ये जो है, ये हमारा उपभोग कितना हो रहा है, ये स्वायत्त उपभोग है हमारा, ये तो हमारा हो ही रहा है और ये होगा भी, क्योंकि चाहे हमने कहा ना आपको, चाहे कि उसकी आय इनकम जो है वो चाहे शून्य हो तब भी वो स्वायत्त उपभोग को, यानी इसको वो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अनिवार्य है, इसको वो करेगा ही करेगा। समझ गए ना आप। जैसे चाहे इसकी आय बढ़ जाए, यानी यहाँ पे 100 हो जाए, चाहे 200 हो जाए, चाहे 300 हो जाए, लेकिन ये तो वो, लेकिन उसका ये स्वायत्त उपभोग जो है ये इसका रहेगा, ठीक है। तो अब हमने इसको जान लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा है स्वायत्त उपभोग, तो हम उसको, इसी को हम उपभोग फलन कहेंगे। जो हमने 50 पे इसको डाला है, इस रेखा को, ये हमारी उपभोग फलन रेखा कहलाएगी, ठीक है। और ये स्थिर चर है क्योंकि ये स्थिर रहेगा, और जिसको हम इस लाइन से यहाँ से हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकम कैसी है, शून्य है, फिर भी ये हमारा स्वायत्त उपभोग
हो रहा है, जो कि हम इसे इस लाइन से शो करते हैं। समझ में आ रहा है कि आय चाहे माइनस में हो या आय का स्तर जहां हो, जो भी हो, लेकिन ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए एक प्रश्न और आ रहा है आपके सामने, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसको पूरे इस रेखा चित्र को पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आइए पहले उस प्रश्न को देख लेते, प्रश्न को हल किया। एक उपभोग फलन जो है वो सरल रेखा के रूप में है, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये सरल रेखा के रूप में है, और समग्र पूर्ति रेखा, समता रेखा, इसको आय रेखा भी कहते हैं, जिस पर की बचत और उपभोग दोनों ही उसी रेखा पर दिखाए जाते हैं। तो ये 45 अंश का कोण बना रही है। अब दूसरा है आय का वह स्तर जहां बचत और अबचत बराबर होते हैं, अर्थात y बराबर c होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन लेवल, यानी उसे ब्रेक इवन स्तर कहा जाता है। जो ये क्या है? बचत और अबचत जहां बराबर होते हैं, c प्लस y बराबर c, ये क्या होता है अर्थात। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए जब इसकी आय जो है इसकी शून्य है, तो इसका स्वायत्त उपभोग हो रहा है, क्योंकि जो उपभोग फलन है वो हमेशा स्वायत्त उपभोग से ही शुरू होता है। अब इसकी आय कितनी है? 100 रुपया है। ठीक है, तो ये 100 के बराबर हो रहा है यहाँ पर, यानी आय भी 100 है और इसका कंजप्शन भी 100 है। इसको हम इसे किसी से भी इसको हम दिखा सकते हैं इस स्तर को। अब जो यहाँ पर जो ये लेवल है, ठीक है, तो देखिए इसकी आय बढ़ गई 250, 350, इस तरीके से इसका लेवल भी बढ़ गया। ठीक है, फिर हो गया 450 मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये जो ये स्तर है जहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन स्तर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन स्तर, इसको कहा जाता है ब्रेक इवन स्तर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जितनी इसकी आय है उतना ही इसका उपभोग है। समझ रहे हैं ना? यानी C बराबर है किसके? सॉरी, y बराबर है C के। ठीक है, जो ये यहाँ पर कह रहा है ना कि जहाँ पर बचत और अबचत बराबर होती हैं, अर्थात y बराबर है C के। समझ गए बिल्कुल? तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रेक इवन स्तर बोलते हैं। और इसके ब्रेक इवन के स्तर के बाद में हम यहाँ पर इसको एक बचत भी हम दिखा सकते हैं, बचत रेखा भी दिखा सकते हैं इसको। देखिए ये बचत रेखा है हमारी, और ये हमारा जो है ये हमारा y बराबर c प्लस s है। यहाँ पे देखिए जो ये जा रहा है, ये हमारा जो ब्रेक इवन जो बिंदु है, इसके बाद क्या है? ये हमारी जो बचत जो है कैसी है? ऋणात्मक है। ब्रेक इवन के बाद में जो हमारी आय बचत जो है वो कैसी है? ऋणात्मक है। और ब्रेक इवन लेवल पर कैसी? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर y तो है कम और C है ज्यादा। C है ज्यादा, y कैसी है? कम है C से, क्योंकि ब्रेक इवन जो बिंदु है इसके बाद क्या है? इसके बाद की जो ये रेखा है ये हमें दिखा रही है ऋणात्मक है। यहाँ पर कैसा है? बचत कैसी है? शून्य है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी कम है और हमारा उपभोग ज्यादा है। तो ये ब्रेक इवन के पहले की स्थिति है। और ब्रेक इवन के बाद क्या है? y ज्यादा है और C कम है। और ब्रेक इवन लेवल पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है y बराबर C के, क्योंकि यहाँ पर ना तो बचतें हो रही हैं और ना यहाँ पर उपभोग और आय बराबर हो रही है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। कैसे? देखिए इसमें 3 स्थितियां निकल कर आई। 3 स्थितियां कैसे? जैसे देखिए, यानी जो ब्रेक इवन बिंदु है उसके बाद देखिए ब्रेक इवन बिंदु से पहले या पूर्व क्या हो रहा है? बचत क्या हो रही है? बचत नहीं हो रही है, क्योंकि ऋणात्मक है। और ब्रेक इवन बिंदु के बाद बिंदु के पश्चात या बाद में क्या हो रहा है? बचत हो रही है। ठीक है, बचत हो रही है। तो इस प्रकार से कितनी स्थितियां निकल कर आई? 3 स्थितियां निकल कर आई। इसको डायग्राम के द्वारा, इस आरेख के द्वारा, इस चित्र के द्वारा हमने जाना
कि 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं। पहली है कौन सी है, बाई बराबर सी के, बाई बराबर सी है। और दूसरी क्या है, बाई कम है और सी ज्यादा है। और तीसरी क्या है, बाई ज्यादा है और सी कम है। तो 3 बातें हो गई। यानी ब्रेक इवन जो बिंदु है, इसके बाद में जो बचत हमारी बचत है वो बिल्कुल बचत नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर ये ऋणात्मक है। फिर ये क्या होगी, ये जो बचत रेखा है ये पहले तो ऋणात्मक होगी, यानी बचत रेखा जो है हमारी वो कैसी है, पहले है वो ऋणात्मक है। और फिर ऋणात्मक से वो शून्य पर जाएगी। ऋणात्मक से कहां पर जाएगी, शून्य पर जाएगी, जहां पर क्या है, बाई बराबर सी के है। यहाँ पर ये ब्रेक इवन बिंदु पर ये बाई बराबर सी के है। पहले ऋणात्मक होकर के फिर वो शून्य पर जाएगी। ना तो उपभोग कम हो रहा है और ना आय ज्यादा हो रही है, उपभोग और आय दोनों ही बराबर हो रहे हैं। वो बिंदु कहा जाता है ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है उसको। और ये यहाँ पर हम शो कर रहा है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो है बचतें कैसी आती हैं, वो हो जाती हैं धनात्मक। तब बचतें होती हैं और वो धनात्मक हो जाती हैं। तो हमने आपको ये बताया कि इस चित्र के द्वारा, और पहले हमने आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए कि कैसे हम 3 प्रश्नों को हमने हल किया। कैसे, एक तो था कि अगर जो आपका उपभोग फलन है वो सरल रेखा में होगी, उपभोग फलन वक्रीय भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा था कि सरल रेखा में है, तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उपभोग फलन को आप कैसे ज्ञात करेंगे। यानी C बराबर A प्लस BYD, ये हमने फार्मूला के आधार पर हमने इस आरेख को बनाया, इस डायग्राम को बनाया और आपको बताया कि कैसे ये जो स्वायत्त उपभोग से उपभोग फलन शुरू होता है और फिर इसके बाद में आय बढ़ने के साथ साथ में उपभोग भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन उपभोग एक सीमा तक ही तो बढ़ता है, इसके बाद वो उपभोग ना करके वो अपने पैसे को बचत में डालता है या अपनी और इच्छाओं में पूरी कर लेता है, जिसको वो बहुत बड़ी चीजें खरीद सकता है। क्योंकि उपभोग तो हमारा रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरी है वही है ना। तो ये चीजें हमने आप इसमें देखा इस डायग्राम के द्वारा कि कैसे ब्रेक इवन लेवल क्या है और कैसे 3 स्थितियां निकल कर आई, यानी बाई बराबर सी, बाई स्मॉलर देन सी, बाई ग्रेटर देन सी। हमने ये 3 चीजें पढ़ी इसमें कि कैसे ये समग्र पूर्ति रेखा जो है ये समग्र पूर्ति रेखा कहलाती है बाई बराबर सी प्लस एस। यहाँ पर जो आय होती है वो सी यानी कंजप्शन और सेविंग के बराबर होती है, जो 45 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा होती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा था कि वो स्तर जहां पर बचत और अपचत बराबर होती है वो होता है ब्रेक इवन बिंदु, उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज बहुत अच्छे तरीके से आपको ये डायग्राम के द्वारा उपभोग फलन को समझाने की कोशिश की और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लिया होगा। अब हम अगले अंत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। आज हम लोगों ने जाना, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि उपभोग फलन का अर्थ क्या है, उपभोग फलन को समीकरण के द्वारा समझाया। और आज इस वीडियो में हमने उपभोग फलन को एक डायग्राम, एक आरेख, एक रेखा चित्र के द्वारा आपके सामने समझाया। और ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, ब्रेक इवन बिंदु से पहले जो बचतें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और फिर क्या होता है, फिर वो शून्य होकर के धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और फिर वो धनात्मक हो जाती हैं। इस प्रकार बाई, और हमने इस प्रकार से हमने 3 बिंदुओं को जाना, यानी बाई बराबर सी, बाई ग्रेटर देन सी, बाई स्मॉलर देन सी। इसके लिए बस इतना ही। और आज फिर वही बात हमारी, मैं अपनी बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ अपने वीडियो और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की वो सारी ज़रूरतें पूरी करता है जो आपकी पढ़ाई के लिए उपयुक्त हैं। जो विधियाँ, जो तरीका मैं वो इस्तेमाल करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझा सकूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। और मैं वीडियो बनाती हूँ तो सब लोग कहते हैं क्यों बनाती हो वीडियो, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी काम की शुरुआत 0 से होती है। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे,
तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे और हमारे साथ साथ आप भी बढ़ेंगे आगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।